हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को, एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके जनरल कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कई बार इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो बच्चे को मतलब स्टूडेंट उनमें गलती कर देता है। तो चलिए एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है ना, स्क्रैच लेवल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आज आप सीख के जाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बात कुछ ऐसी है, देखिए कई बार होता क्या है कि हम लोग अपना राइटिंग खुद नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो मैं भी उसमें से एक हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो या फिर दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हम जिस रूम में रहते हैं, जो हमारा पर्सनल कमरा होता है, बहुत सारे उसमें सामान को हम ऐसे फेंक देते हैं, कॉपी इधर, किताब उधर, कपड़े उधर, बैग उधर, ऐसा होता है। लेकिन एक दिन फाइनली वो दिन आता है जब हम प्लेज लेते हैं कि हम सफाई में रहेंगे एकदम। कॉलेज जाने वाला किताब एक तरफ, स्कूल वाला एक तरफ, या फिर कह लीजिए बाहर जाने वाला कपड़ा एक तरफ प्रेस करके हम उसको रखेंगे। इस तरह से अपना मनी मन हम एक प्लेज लेते हैं कि एक टाइप का जो सामान है वो एक जगह रहेगा। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं आज अरेंज इतना मतलब कि अच्छा किया हुआ है, इसका कहानी कुछ ऐसा नहीं था। तो हम अगर बात करेंगे तो कहानी स्टार्ट होती है 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या कि एक डोबेराइनर नाम के केमिस्ट हुए। ठीक है, डोबेराइनर। लेकिन उनसे पहले भी विलियम फ्रॉस्ट के द्वारा कुछ बातें पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग डिस्कस की गई थी। मतलब एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के रिगार्डिंग कुछ बातें डिस्कस उन्होंने किया था। लेकिन आज हम आपके साथ डिस्कस सीधे डोबेराइनर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अरेंजमेंट को लेकर इतने सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे, देखिए डोबेराइनर के टाइम पे कम था, फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर और धीरे धीरे डिस्कवरीज होते ही रहा ना। तो शुरुआत में कम एलिमेंट है तो स्टडी करना, तो क्लासिफिकेशन नहीं भी करने से चल जाता है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाने की वजह से क्या हुआ कि स्टडीज़ करने के लिए उन सभी एक एक करके एलिमेंट्स का थोड़ा डिफ़िकल्टीज आने लगी। ठीक है ना, बेसिक बातें हैं। तो उसी तरह से इन ऑर्डर टू स्टडी आवर एलिमेंट्स इन वेल मैनर दे नीड टू बी क्लासिफाइड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को लेकर, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर सबसे पहला जो कदम उठाया, जो जिन्होंने इनके बारे में सोचा, उनका नाम था डोबेराइनर। ठीक है ना, उन्होंने अपना एक लॉ प्रपोज किया जिसको बोलते हैं डोबेराइनर्स ट्रेड। इसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा, 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा ना, या एटॉमिक वेट होगा ना, वो कॉर्नर में जो साइड में जो 2 एलिमेंट है उसके औसत के, मतलब उसके परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। कहने का मैं इतना सब मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, उन्होंने अपना जो ट्रेड बनाया, त्रियक नियम बोलते हैं। पहला था कैल्शियम, यहाँ पे देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ पे था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और है हमारा बेरियम, ये 3 एलिमेंट को उन्होंने सजाया एक साथ। क्या बोला, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, बेरियम का परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर्स ट्रेड, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट विल बी इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है ना, कॉर्नर एलिमेंट्स कह लीजिए। तो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है कितना 40 और बेरियम का होता है 137। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ये 177/2, तो ये आ गया 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 88.5 आया, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, आप जानते होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमें मिला। उन्होंने एक और मतलब अपना ट्रेड में एलिमेंट को सजाया जो है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलिए बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 3 घर बनाइए, जिसमें लिथियम, यहाँ सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम। तो फिर से हम क्या करेंगे, लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट होगा उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और देखेंगे कितना आता है। तो लिथियम का होता है एटॉमिक वेट कितना 7, पोटेशियम का होता है कितना 39, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है कितना 46/2। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 23। और ये एटॉमिक वेट किसका आ गया है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23 आ गया आपका। ठीक है ना,
तो यहाँ से इनका ट्रेड इन्होंने बताया, इस रूल को वो फॉलो करता है कि बीच वाला जो मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट इन दोनों के एटॉमिक वेट के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा, औसत के बराबर होगा। इनका एक और था ट्रेड जिसमें हम ये वाले एलिमेंट हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे रख लेते हैं क्लोरीन और ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है ना। चलिए, तो क्लोरीन का अगर हम देखेंगे एटॉमिक वेट तो होता है आपका लगभग 35.5 और आयोडीन का अगर आप देखेंगे तो 127/2 करिए, कितना होता है जी, 0.5 को यहाँ रखते हैं, 5 और 1 6, 162/2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से लगभग 81.5, ठीक है ना, इतना आता है लगभग। तो ये जो आप देख रहे हैं 81.5, ये किसका वेट आपका परमाणु द्रव्यमान किसका आ गया, ब्रोमीन का, कितना 81.5 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका ब्रोमीन का ये आ गया। लेकिन ब्रोमीन का यहाँ पे आप देख सकते हैं 79.9 है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ से आ गया। लेकिन ये जो पीरियोडिक मतलब प्रॉपर्टी है डोबेराइनर के ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो ये सभी के लिए लागू नहीं होता है और ये फेल हो गया, इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। आप पढ़ेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, लेकिन उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये उनका 3 ट्रेड जो है एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि डोबेराइनर के ट्रेड में दे देगा 4 ऑप्शन, इसमें से कौन नहीं था या कौन था करके दे देगा, फंस जाएंगे। फिर देख लीजिएगा, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ट्रेड डोबेराइनर का था। ट्रेड मैंने 3 को सजाया और 3 बना भी। इसके बाद कहानी अगर देखेंगे तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल आया, ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अब न्यूलैंड्स का जो लॉ था उस देखिए न्यूटन, ऐसा बोला जाता है कि न्यूलैंड्स जो था वो म्यूजिक लवर था, तो उन्होंने भी अपना अरेंजमेंट को लेकर कुछ मतलब काम किया। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को सारे गामा पधा नी सा इस तरह से फॉर्मेटिंग में वो अपना कोशिश किया उन्होंने, ठीक है, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा भी, बहुत काफ़ी हद तक सही भी रहा। उनका ये मानना था कि जैसे संगीत में, अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत में अगर हम सा से शुरू करते हैं, ठीक है, तो सा 8वां जो स्वर होता है वो पहले स्वर से मिलता है। पहले स्वर से शुरू करने पर हर 8वां, कहीं से भी शुरू करें तो 8वां स्वर उस वाले से मिलता है, मैच करता है। तो उनके हिसाब से वो उनका प्रपोजल ये था कि कहीं से भी अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 8वें नंबर पर जो हमारा एलिमेंट आएगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले वाले एलिमेंट से मैच करेगा। तो खैर न्यूलैंड्स से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। न्यूलैंड्स के बाद आप जानते हैं मेंडलीव, जिनका की कंट्रीब्यूशन बहुत ही बेहतरीन रहा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट में, ठीक है। तो मेंडलीव के टाइम से जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहला तो आपसे पूछ लेगा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, ठीक है ना, उसमें आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ ग्रुप बताइए, नंबर ऑफ पीरियड बताइए। तो आप याद रखिएगा उस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे जो ग्रुप का नंबर था वो 8 था, ठीक है ना, 8 था। और आवर्त अगर देखेंगे, पीरियड जिसको बोलते हैं, तो 12 था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ग्रुप, ये वर्टिकल जो आप देख रहे हैं ना लाइन, ये है हमारा ग्रुप, ये जो कॉलम है, आपको ये जो कॉलम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 18 ग्रुप्स, और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमारा जो है रो, इसको बोलते हैं पीरियड। तो 7 पीरियड, 18 ग्रुप अभी है। मेंडलीव के टाइम पे 8 ग्रुप और 12 हमारा आवर्त था, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जरा बात करते हैं मेंडलीव के टाइम पर। तो मेंडलीव ने क्या योगदान दिया, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, उसने जो अपना ग्रुप बनाया ना, तो उन्होंने जैसे ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 ए बी सब ग्रुप भी बनाया, मतलब ग्रुप के भी सब ग्रुप ए बी, फिर ग्रुप 2 में ए बी, ऐसा करिए, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 1A, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे बी भी होगा, 1B करके, ये देखिए 1B। तो इसी तरह से मेंडलीव का जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा ग्रुप और सब ग्रुप भी बनाया गया। कुछ उनके भी फेलियर्स थे, ठीक है, डिस्कार्डिंग करने का कुछ मतलब अपना कारण था जिसको फॉलो नहीं कर पाया। तो एक और मुझे जो याद आ रहा है अभी कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया उसमें मुद्रा धातु 3 को बोलते हैं, याद रखिएगा, मुद्रा धातुएं। तो वो था हमारा क्या, कॉपर, सिल्वर
और गोल्ड, ये मुद्रा धातु। और आप जैसा कि अभी जानते हैं इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ये हमारा क्षार मृदा धातु, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल। और यहाँ पे 17 नंबर का जो ग्रुप होता है हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन करता है इसलिए, ठीक है ना, सॉल्ट फॉर्मर, इसलिए हम उसको हेलोजन बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा लैंग्वेज का वो वर्ड है। तो ग्रुप नंबर 17 हेलोजन हो गया। 18 को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं 18, इसमें से सिर्फ इनर्ट गैस है, सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में भी सवाल बनता है, ये जो रेडॉन आप देख रहे हैं ना, रेडॉन, जब कभी भी भूकंप वगैरह आने वाला रहता है तो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में इस गैस का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, रेडॉन गैस का, ठीक है ना, ये बढ़ जाता है सुनामी भूकंप वगैरह आने के टाइम पे। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेंडेलीव के क्वेश्चन टाइम पे हो गया। इसके बाद मोज़ले के द्वारा उसको, और मोज़ले ने क्या किया, देखिए न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के एटॉमिक मास के हिसाब से अपना अरेंजमेंट किया। मेंडेलीव ने भी क्या किया, मेंडेलीव ने न्यूलैंड से प्रभावित होकर अपना, और मतलब कि अपना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। अच्छा, उनका मेंडेलीव का जो अपना मतलब अरेंजमेंट का आधार था ना, उन्होंने भी ये बोला कि एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो पीरियोडिक होता है, ठीक है ना, उनके एटॉमिक मास के, ठीक है ना, मतलब all the physical and chemical properties of element is the periodic function of their atomic masses, ये मानना था किनका, मेंडेलीव का। लेकिन मोज़ले ने फिर अपने टाइम पे उनका जो प्रोग्रेसिव वर्क था उसमें उन्होंने क्या आधार माना, उन्होंने अपना वेस जो माना है वो एटॉमिक मास को नहीं मानकर उन्होंने एटॉमिक नंबर को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, मोज़ले ने। अच्छा, लेकिन अभी जो ये अभी जो आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म, ये अभी फिलहाल हम लोग बोलते हैं नील्स बोर के द्वारा दिया गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब जरा सा बात करते हैं हम कुछ टर्म्स के रिगार्डिंग, कुछ टर्म्स में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है ना। हम पहले समझते हैं कि वैलेंसी किसको बोला जाता है। संयोजकता का नाम आपने वर्ड सुन रखा होगा, वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी, या हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजकता। क्या होता है संयोजकता? और एक टर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, मतलब किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना भी होगा उसको वैलेंसी बोलते हैं। अगर कोई भी एटम है और उसके आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान से समझिए, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो बोलेंगे वैलेंसी सेम यही है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 6 7 हो जाए तो क्या बोलेंगे, उस केस में आप बोलिएगा 8 से मान लीजिए 5 घटा के तो वैलेंसी 3 निकलेगा, 8 से 6 घटा के तो वैलेंसी 2 निकलेगा, 8 से 7 घटा के तो वैलेंसी 1 निकलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 8 और 7। तो मैंने आपको बोला अगर 4 से ज़्यादा तो 8 से घटा के बोलेंगे, तो 8 से 7 घटाइए 1, तो क्लोरीन का जो हमारा वैलेंसी होगा वो 1 होगा। क्लियर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये सी है, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलते हैं। अब जो हिंदी मीडियम के होंगे वो ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी में बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। जैसे मान लेते हैं हम सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है, 281, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और वैलेंसी भी कितना 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब हालांकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसलिए ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ से एक टर्म ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब आइए आगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपने ऐसा क्वेश्चन देख रखा होगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, बढ़ता है, क्या होता है। ये लेफ्ट से जब हम राइट की ओर जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट की ओर,
और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होता है, प्रॉपर्टीज़ में कुछ वेरिएशन आता है। मतलब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये मेटल्स है। ये क्या है? मेटल्स है। और जैसे जैसे आप इससे दूर हट रहे हैं ना, ऐसे ऐसे आप जा रहे हैं, तो ये नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की ओर आप बढ़ रहे हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि अगर हम लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा कि नहीं घटेगा? मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि मेटल्स तो आपके इधर है, लेफ्ट कॉर्नर में आप इधर बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा। लेकिन ऊपर से जब नीचे आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। लिखते जाइएगा पॉइंट बना के, ठीक है ना? अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करें पीरियोडिक टेबल में तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। पहला इंपॉर्टेंट सवाल, पॉइंट एक्चुअली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारा मेटल होता है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सब जानते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारा जो नॉन मेटल्स है वो इस कॉर्नर तरफ है। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। बात को समझिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएँ, टॉप टू बॉटम अगर आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। कैसे? देखिए, एक सवाल पर यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? तो बोलिएगा फ्लोरीन, FON। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब हम आपसे ज़रा बात कर लें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। देखिए, जैसे कि आप अगर ऊपर से अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हमारा जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है ना वो डिक्रीज़ होगा, 1 से लेकर 4 ग्रुप तक का, और फिर 5 से लेकर वो बढ़ने लगता है। सिमिलरली यहाँ से देखेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, मतलब कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? धीरे धीरे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और 4 के बाद वो घटने लगेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूँ? इतना क्लियर है? अब देखिए, ये जो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज एक होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है केदारनाथ, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है। या मुझको ऐसे वर्टिकल लिखना चाहिए, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है ना? ये याद करने का तरीका होता है, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, और इसके बाद से Hg, कॉपर, Ag, Au, Pt। हाईली रिएक्टिविटी, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज को बताता है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Sn आपका Pb, हाइड्रोजन, और मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हमारा प्लेटिनम। तो ये सब क्या है? फ्री स्टेट में पाया जाने वाला, आप जानते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर फ्री स्टेट में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में। ये है क्या? ये है नॉन रिएक्टिव, मतलब ये तीनों जो आप देख रहे हैं नॉन रिएक्टिव। लेकिन ये जो है ना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। बात समझ रहे हैं? ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। बात को समझिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। मैग्नीशियम को क्या होता है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, अगर बॉइलिंग वाटर जो स्टीम होता है स्टीम के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और आपको एक बात यहाँ से ये भी पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर है, ध्यान समझिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल ऊपर है
वो अपने से रिएक्टिविटी सीरीज में अपने से नीचे वाले एलिमेंट का जो सॉल्ट होता है उससे उसको डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ रखा होगा Zn प्लस H2SO4। तो ये जो आप देखेंगे Zn हमारा कहाँ है, ये है Zn जिंक। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जब इस सॉल्यूशन में हम मिला दें, ठीक है ना, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को यहाँ से। तो हम बोल देंगे ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से लिबरेट कर दिया, ठीक है ना। या फिर आप एक और जो हमारा बुक देता है हमें, बोलता है एक लोहे का कील हमने डाल दिया, नेल डाल दिया, FeCuSO4, FeCuSO4, आयरन प्लस फेरो बोलते हैं, लोहा को फेरो बोला जाता है, फेरस, ठीक है ना। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ से ये हो जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, और ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, आपका नेल जो होता है वहाँ पे नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट हैं आप, ठीक है ना। बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे आपने याद कर रखा होगा हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा करके याद किया होगा ना, बहुत लोग भी ऐसे याद करते हैं। खैर वो सबका कोई उतना प्रयोग नहीं है। ये हो गया बातें। उसके बाद यहाँ पर आप ये समझिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन में कोई एलिमेंट दे दिया, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन दे दिया, ठीक है ना, क्लोरीन आपसे पूछ लेगा ये कौन से पीरियड में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है कौन से ग्रुप में है। एलिमेंट दे दिया क्लोरीन, तो अगर आप सिर्फ एटॉमिक नंबर जानते हैं तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर से 17 होता है आप जानते हैं, तो सिंपली आप क्या करिए, आपको क्लोरीन का क्या करना है ना, कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। क्लोरीन को कैसे बांटेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा क्लोरीन का, 17 होता है तो 2 8 7। यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ये 1 2 3 ये है हमारा पीरियड, तो इसमें कितना पीरियड होगा 3, क्योंकि इसमें कितना घर बना, 3 घर बना, सेल कितना बना 3 बना, तो इसीलिए पीरियड 3 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे और कुछ रहता, मान लीजिए 2 8 8, यहाँ पे 18 रहता, 1 2 3 4, तो बोलते हैं पीरियड 4 है, लेकिन नहीं है, यहाँ पे 7 है, इसलिए हम 1 2 3, तो पीरियड 3। अब ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप में अगर यहाँ पे ये जब नंबर जो है 1 2 3 4 रहता है तो ठीक है, 5 6 7 जहाँ हुआ 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 7 है, तो इसमें क्या करिए 10 में जोड़ दीजिए 7, तो कितना निकल गया जी 17 आ गया। देखिए तो 17 कौन सा ग्रुप है, ये देखिए 17 क्लोरीन इसी में है ना। आवर्त कितना है 1 2 3, ये देखिए आवर्त में चले और 17वां ग्रुप क्लोरीन निकल गया ना। तो ये तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब हम दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए हम आर्गन ले लेते हैं, परमाणु संख्या 18 आर्गन, तो बांटेंगे कैसे 2 8 10 और 18, तो कितना गो है यहाँ पे घर, तो 3 गो है, तो पीरियड कितना गो हो गया, पीरियड कितना गो हो गया 3 हो गया। पूछ लेगा ग्रुप नंबर बताइए, ग्रुप कितना होगा, किस ग्रुप में है। तो अब वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बोले थे देखने के लिए 1 2 3 4 है तो ठीक है, वही ग्रुप नंबर हो गया, लेकिन जैसे यह 8 7 6 हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। चलिए जोड़ दीजिए, तो 10 और 8 कितना हो गया 18, 18वें ग्रुप में है देखिए आर्गन, पीरियड नंबर 3, समझ में आया ना। तो पीरियड और ग्रुप निकालने का ये तरीका होता है। और अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, देखिए ध्यान से, एटॉमिक वेट निकालना है ना, परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये बराबर होता है तुल्यांकी भार के, तुल्यांकी भार और गुना संयोजकता कर दीजिए, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। संयोजकता मतलब वैलेंसी, ठीक बात समझ में आया। ये फार्मूला भी लिख लेंगे नोट करके। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है। अब आपसे पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा वो ग्रुप है जो अभी भी, कौन सा वो पीरियड है जो अधूरा है।
तो याद रखिएगा पीरियड नंबर हमारा 7, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीरियड नंबर 7 इनकम्प्लीट है ये, ठीक है ना, इनकम्प्लीट है, अभी भी इनकम्प्लीट है पीरियड नंबर 7। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए पीरियोडिक टेबल की एक ब्यूटी क्या है, मैं आपको एक मैजिक नंबर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें कुछ देखिए सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करिए, 2 8 8 18 18 32, इस नंबर को ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या बताता है, पहला पीरियड में 2 एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन हीलियम 2, दूसरा में 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 18 होगा, फिर 32। समझ रहे हैं? तो ये हमारा एक मैजिक नंबर है। क्या है? मैजिक नंबर कहते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक बातें समझ में आई होंगी, और कुछ देख लेते हैं ज़रा सा। देखिए कि कोबाल्ट, यहाँ पे देखिए एलिमेंट है ना कोबाल्ट, कोबाल्ट से पूछ लेता है कि कौन से विटामिन में ये एलिमेंट पाया जाता है। कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो B12 याद रखिएगा, विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है ना, कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, आर्गन जो यहाँ पे आप गैस देख रहे हैं, आपसे पूछ लेगा जो बिजली का बल्ब होता है घरों में जो हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो आर्गन। इनर्ट गैस है, बात समझ रहे हैं ना, इनर्ट गैस, ये सब इनर्ट गैस है, तो आर्गन उसमें फिल रहता है। अच्छा, और ज़रा देख लें। अच्छा, एक और मेंडलीफ के टाइम से सवाल पूछा जाता है कि देखिए मेंडलीफ जो था ना वो ग्रेट साइंटिस्ट था, ठीक है ना, केमिस्ट कह लीजिए, जो उनका जो एक प्रिडिक्शन था कि जो एलिमेंट नहीं भी अभी उस टाइम पे खोज हुआ था, उन्होंने पहले ही उसके लिए जगह भी छोड़ दिया था, आप जानते होंगे। तो 3 उन्होंने घर छोड़ा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एका बोरोन, जिनको उन्होंने नाम दिया एका बोरोन, फिर एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब इसका नाम पूछ लेता है, बताइए क्या है उसका नाम एक्चुअली खोज होने के बाद। तो एका बोरोन जो है उसको क्या बोलते हैं? एका बोरोन को, यहाँ पे देखिए एका बोरोन जो है ना, यहाँ दिख रहा है ना एका बोरोन, ये, और फिर यहाँ पर है, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, 1 मिनट मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो एका एल्यूमिनियम के लिए, एका एल्यूमिनियम बाद में जाके खोज हुआ, तो इसको बोलते हैं गैलियम, गैलियम। एका सिलिकॉन जो है आपका, एका सिलिकॉन को यहाँ लिख लेते हैं, ये है जर्मेनियम, जर्मेनियम। और एका बोरोन जो है ये मैं खुद भूल गया हूँ, एका बोरोन शायद ये है, अच्छा मैं अभी गलत नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है ना। एका बोरोन को भी आपसे पूछ लेता है कि उसका क्या नाम था, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सीजियम और फ्रांसियम है, ठीक है ना, जैसे सीजियम और फ्रांसियम है, तो ये रिएक्टिव है कि नहीं? जी बिल्कुल रिएक्टिव एलिमेंट है, ये क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंगनीज़, ये मैंगनीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, याद रखिएगा। मैंगनीज़ जब भी आप कोई स्टील प्रोडक्शन कंपनी है, स्टील में ये मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, मैंगनीज़। और मैंगनीज़ यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा फेरो, तो फेरो मैंगनीज़ एलॉय बन जाता है, फेरो मैंगनीज़। अब उसमें बहुत सारे मतलब ग्रेड्स होते हैं, LC फेरो मैंगनीज़, मीडियम कार्बन फेरो मैंगनीज़, हाई कार्बन फेरो मैंगनीज़। तो ये मैंगनीज़ एटॉमिक नंबर 25 और आयरन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट निकेल मैग्नेट में चिपक जाता है, ये तीनों हो जाएगा। कॉपर आप जानते ही हैं, कॉपर, उसके बाद जिंक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये हमारा क्या कहलाता है? मेटलॉइड्स कहलाता है, जिसको उपधातु बोलते हैं।
मेटलॉइड्स का मतलब क्या, उपधातु। इसमें धातु और अधातु, मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण इसमें होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेटलॉइड्स पड़ा, ठीक है ना, सिलिकॉन का, इसमें ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक सवाल ये बनता है कि लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, मेटल। मेटल बताइए कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी यहाँ पे देखेंगे Hg, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए Hg 80, एटॉमिक नंबर 80। और अगर पूछ ले कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा ब्रोमीन। यहाँ पे 35 दिख रहा है ना, ब्रोमीन। तो ये नॉन मेटल है, देख सकते हैं आप, अब जान ही रहे होंगे ये नॉन मेटल कहलाता है। और मेटल में बोल दिया तो मरकरी बोल देंगे, ध्यान रहेगा ना। हाँ, और भी सवाल बनते हैं यहाँ पर। तो अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मतलब लेफ़्ट टू राइट की ओर बढ़ेंगे, अगर लेफ़्ट टू राइट की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक है कि कौन से मेटल को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो याद रखिएगा, यहाँ पे है टाइटेनियम, टाइटेनियम को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना। या होप ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं टाइटेनियम को, होप ऑफ फ्यूचर, समझ में आया, होप ऑफ फ्यूचर। तो लिमिटेड हम लोगों के पास स्पेस है, इसलिए फटाफट से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लिख रखी है, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, फिर इसको मैं इरेज करूँगा और उसके बाद हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल का कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे, एक है प्रॉपर्टीज़, एक है लेफ़्ट टू राइट, एक है टॉप टू बॉटम। बहुत लोग समझ भी गए होंगे ये एक्चुअली है क्या। चलिए, तो ये सब आपका प्रॉपर्टी है, ये है जब आप एक पीरियोडिक अभी हमारे पास होगा, ठीक है, वेरी सून वी विल बी हैविंग आवर पीरियोडिक टेबल इन आवर हैंड इन आवर वीडियो, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में मान लीजिए यहाँ पर आपके पास पीरियोडिक टेबल रखा हुआ है, तो जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं, जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होगा प्रॉपर्टीज़ में। या फिर अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने का मतलब है श्वी ऐसा, और अगर टॉप टू बॉटम जाना है श्वी ऐसा। तो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे, लेफ़्ट टू राइट मतलब यूँ हम ऐसे 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 जा रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, अगर किसी को डाउट है, मेरा मकसद है कि एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब बहुत लोग मुझ पे अभी क्रोध कर रहे होंगे कि इंग्लिश में खाली लिख रखा है, तो भाई इंग्लिश में मैं आप लोगों को हिंदी में भी डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है, आप लोग क्रोधित ना हो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम में आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु में जितने शेल होते हैं ना, शेल कक्षा कहते हैं, कक्षा, तो उस कक्षा में आखिरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी का बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से एक टर्म और आता है वैलेंसी, उस पर भी मैं आपके साथ डिस्कस लगे हाथों कर लेता हूँ। वैलेंसी मतलब क्या होता है, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी। और अगर ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात को समझिएगा, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। बात समझ में आया। तो वैलेंसी मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट मतलब सबसे आखिरी वाला बाहरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वही उसका वैलेंसी कहलाता है। लेकिन अगर वो नंबर बढ़ जाए, मान लीजिए किसी एटम के एंड मतलब आउटर मोस्ट सेल में आखिरी कक्षा में अगर मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस केस में आप बोलेंगे 8 - 5
मतलब 3 है, वैलेंसी क्या हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो बोल दीजिएगा वही उसका वैलेंसी है। लेकिन अगर 5 6 7 हो जाए तो आप 8 में से उसको घटाकर बोलेंगे कि वो वैलेंसी है। समझ में आ गया? एम आई मेकिंग सेंस? ओके। तो नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ नहीं, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो प्रॉपर्टीज में हमारा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हम कह रहे हैं कि अगर एक पीरियोडिक टेबल में, मतलब अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं, मतलब कुछ इस तरह से, तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बड़ा होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा यहाँ पर लगा कर बोर्ड पर, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। मैं कह रहा हूँ, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो पहला पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार, आपके पास ग्रुप कितने? 18 ग्रुप है। मेंडेलीव के टाइम पे 8 था, अभी 18 है ग्रुप, और पीरियड है 7 टोटल, ठीक है ना? तो जब हम पीरियड वाइज देखें तो हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे चलता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो वो बढ़ जाएगा, और अगर हम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ जाए, मान लीजिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे बने हुए हैं, एलिमेंट्स है, ठीक है ना? मान लेते हैं, लेट सपोज अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमेन्स सेम। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक साइज या रेडियस। एटॉमिक साइज और रेडियस में क्या चेंजेस होता है? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होगा क्या? हमारा जो रेडियस है एटम का, ठीक है, हमारा जो रेडियस होगा वो धीरे 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 क्या होगा? घटता चला जाएगा। क्या होगा? धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब बोलेंगे घटेगा क्यों? क्यों घटेगा? कारण ये है कि हमारा शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स जो बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए हमारा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो यही हमारा रेडियस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा करके मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगा। उसके बाद देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अगर आप लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर टॉप टू बॉटम बात करेंगे तो यही एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? चलिए ठीक है। अगर देखें मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मतलब बोलते हैं धात्विक गुण या धातुई गुण। तो अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेटल्स है उसको किधर रखा गया? लेफ्ट कॉर्नर पे रखा गया है, पहला और दूसरा ग्रुप में रखा गया है बेसिकली। तो हमारा जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग उल्टा कर दे, अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझिएगा, इन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आपसे पीरियोडिक टेबल में एक सवाल ये बनता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो FON, फ्लोरीन पहला है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। उसके बाद बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा? एक्चुअली हम मेटल से नॉन मेटल की ओर इस तरह से बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स में ज़्यादा होता है, इसलिए वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी मूव्स लेफ्ट टू राइट, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? धीरे धीरे घट जाएगा। क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जो हमारा ग्रुप 17 है,
मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप हैलोजन ग्रुप जिसको बोला जाता है, वो हैलोजन ग्रुप में हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है ना। तो आप देखेंगे कि क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू क्या, फ्लोरीन। बात समझ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कहाँ तक होगा? ग्रुप 1 से लेकर 4 तक, ग्रुप 1 से लेकर 4 तक क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। और उसके बाद 5 से लेकर वो फिर घटना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, इंक्रीजेज 1 to 4th ग्रुप, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होगा 1 से लेकर 4 तक, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा था, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे की ओर आए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर है, बहुत ये आसान है। उसके बाद देखिएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर हम अभी आपने देखा कि अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीज्ड। और अगर टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे, तो हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम होने समय ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक और एसिडिक समझते हैं ना। तो जैसे जैसे आप अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होंगे तो आपका जो ऑक्साइड है वो क्या होगा, एसिडिक होने लगेगा, धीरे धीरे एसिडिक होने लगेगा। जैसे SiO2 एसिडिक है, तो इस तरह से धीरे धीरे आप ऐसे बढ़ते जाएंगे, एसिडिक में बदलता जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे आ जाएं, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड आपका इंक्रीज हो जाएगा और नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम देखें तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखिएगा लेफ्ट टू राइट जब हम शिफ्ट करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो वो डिक्रीज होता है। और उसका उल्टा रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट होने पे वो डिक्रीज हो जाएगा और टॉप टू बॉटम होने पे वो इंक्रीज हो जाएगा। इतना क्लियर है।